बात कर रहे हैं हम किसकी? केटीजी की, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस समझ में आ गया। लेकिन मुझे गैस के बारे में पता क्या है? क्या हमने गैस की कुछ प्रॉपर्टीज देखी है? एक इवेंचुअली मिक्स हो जाती है, एक इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, इनकी शेप फिक्स नहीं होती, इनके इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होती है। दोबारा सुन लेते हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम है, वॉल्यूम और शेप सेम नहीं रहती, जिस चैम्बर में जाती है उसी की शेप ले लेते, पूरी तरीके से फैल जाती है। प्रेशर की बात बताई थी हमें डाल्टन ने। अब वो सारी बातें हम करेंगे। ये सारी बातें हमने कहाँ देखी थी? ये हमने केमिस्ट्री में चैप्टर 5 में गैस जब स्टार्ट किया था तब देखी थी। देखो, इसे कहते हैं आप प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। देख लो, ये गैस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो इसके बाद बारी आती है, वहां पे हमने क्या और कुछ चीजें सीखी थी? हाँ, कुछ लॉज देखे थे। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे अभी। वो क्या लॉज थे? गैस लॉज। पहले इसमें कोई दिक्कत, जो भी बताया मैंने आपको, गैस की प्रॉपर्टीज तो नहीं समझाऊ ना? आगे चल दूं ना बेटा? अब देखो, गैस लॉज, गैस के लॉज क्या है? देखो, 2 मिनट लगेंगे, इससे आपको टॉपिक भी रिपीट हो जाएगा। गैस लॉज में पहला लॉ आता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता क्या? प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के का एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन कैसा है? इनवर्स। प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन कैसा है? इनवर्स। और यहां से आपका फॉर्मूला आता था पीवी इज इक्वल्स टू ना पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है, इस पीवी को हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी देखा था। हमने कहा था पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो आइसोथर्म है, पीवी इज इक्वल्स टू रेज टू द पावर गामा कांस्टेंट है तो वो एडियाबैटिक है। ये बॉयल्स लॉ समझ में आया? ठीक है, इसके लिए ग्राफ भी बनाया था हमने। ये इस ग्राफ में ये कर्व बनता है प्रेशर और वॉल्यूम का। ठीक है, अच्छा, ये एक टेम्परेचर पे है, ये दूसरे टेम्परेचर पे है, तीसरे टेम्परेचर पे है। मैं T1 T2 T3 नाम दे रहा हूं। इन टेम्परेचर्स का रिलेशन क्या है अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, जब मैं P T या V T का रिलेशन कर लूंगा। ठीक है, अब कोई ये कहे आपको कि ये तो PV का ग्राफ है, PV का ग्राफ मत बनाओ, P और इनवर्स ऑफ V का ग्राफ बनाओ, तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही। ये अब ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, T1 T2 T3। ठीक है, इसके रिलेशन में प्रेशर और वॉल्यूम, खत्म कहानी। तो पीवी के हमने ये 2 रिलेशन बना लिए। T1 T2 T3 का ही बताऊंगा मैं रिलेशन आपको। बॉयल्स लॉ के बाद बारी आती है, अब ध्यान दो, अब ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब वो कहता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कब? एट कांस्टेंट। तो P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट V। यहां से क्या पता चलता है? V बाय T इज इक्वल्स टू, तो V1 बाय T1 इज इक्वल्स टू V2 बाय T2। ये बना आपका एक्सप्रेशन। बताओ सही है गलत है? पक्की बात है, खत्म कहानी। अब ग्राफ बना है इसका, तो ये ग्राफ है इसका। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये कहीं जाके मिलते हैं। हाँ, जिस टेम्परेचर पे जाके मिलते हैं उसको देखो। ये
वो है -273 डिग्री सेल्सियस। बाद में इसको हमने 0 केल्विन कह दिया और इसको एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं। ठीक है, जरा ध्यान दो। द टेम्परेचर at which volume of ideal gas is supposed to be zero is absolute zero या 0 केल्विन। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और रिलेशन देखो इसका। वॉल्यूम किसी टी टेम्परेचर पे होगा वॉल्यूम एट 0 टेम्परेचर प्लस वॉल्यूम एट 0 टेम्परेचर मल्टीप्लाई में टेम्परेचर टी डिवाइडेड बाय 273.15। ठीक है, अगर टेम्परेचर 1 केल्विन हो तो उस वक्त Vt क्या बन जाएगा? V नॉट को बाहर ले लू, 1 प्लस 1 बाय 273.15। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर आपका -273 केल्विन हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम -273 क्या लिए क्या आएगा? V नॉट 1 -273.15 डिवाइडेड बाय 273.15 which is 0। ठीक है, तो यही पता चल गया। वो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी वो कहां से आई, देख लो एक बार इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब गिलुसेक्स लॉ, ये क्या कहता है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट। तो P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टेम्परेचर, P1 बाय T1 इज इक्वल्स टू P2 बाय T2। ठीक है, अब इसके ग्राफ को देखना जरा। प्रेशर का किसके साथ है? डायरेक्टली। अब हम पीछे वाले ग्राफों में भी जो वैल्यू छोड़ी थी उसको भर सकते हैं। पीटी ग्राफ है बेटा, पीटी ग्राफ में ये है V1, ये है V2, ये है V3। ठीक है, अब वॉल्यूम 1 का मतलब क्या है? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, और या प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, या वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है? वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है डायरेक्टली। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ये और ये यहां मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। आपको एक्सेस पढ़ने आते हैं? बस ये बताओ कि इस एक्स एक्सिस पे T1 बड़ा है, T2 बड़ा है, T3 बड़ा है? तो V3 बड़ा होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना। तो ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक चार्ल्स लॉ ना पता हो। इसलिए मैं कह रहा था एक बार तीनों रूल देख लो, फिर एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट दिखेंगे। ध्यान दे, अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो इस ग्राफ में ये 3 वैल्यू है जो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं ये तीनों एक्स एक्सिस पे मुझे टेम्परेचर दे रही है। एक T1, एक T2 और एक T3 दे रही है, उसके हिसाब से पता चल जाएगा। ठीक, अब पीछे आओ वापस। अब इस ग्राफ को देखो, ये है P1, P2, P3। जरा देखना इनका टी के साथ क्या रिलेशन है। अब अगर मैं गैलुसेक्स लॉ नहीं देखता तो टी के साथ कैसे पता चलता? और क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। कौन सा आपको टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है? थर्ड का, है ना? तो T3 बड़ा है, P3 बड़ा है, P1 फिर P2 फिर P3। ठीक है, लेकिन P3 का वॉल्यूम तो छोटा है, इसका मतलब वॉल्यूम के साथ इसका कैसा रिलेशन है? कैसा रिलेशन है? पीछे गुंजन समझ आया? अब अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर देखो, T1, T2, T3 क्या रिलेशन है इनका वॉल्यूम के साथ?
डायरेक्ट है, तो T1 बड़ा होगा या T2 बड़ा होगा या T3 बड़ा होगा, पता चल जाएगा। चलूं आगे। अच्छा, अब ये 3 एक्सप्रेशन तो हमारे समझ में आ गए और ये हमने पहले ही पढ़े हुए, और अब जो बताने जा रहा हूं वो भी हमने पढ़ रखा है। क्या? आइडियल गैस जो इन लॉस को ओबे करे, आइडियल गैस होती है हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पर, इन लॉस को ओबे करे हर टेम्परेचर और हर प्रेशर की कंडीशन पर, वो होती है आइडियल गैस। नॉन आइडियल गैस क्या होती है? जो हर टेम्परेचर प्रेशर पे ओबे ना करे, नॉन आइडियल गैस। बात समझ में आई? चलो, अब क्या लिख रहा हूं मैं? आइडियल गैस इक्वेशन, P is inversely proportional to volume और V is directly proportional to temperature। ऊपर वाले को भी इसी फॉर्म में लिख लो, एक ही बात है, ये लिख ले। और V is directly proportional to N। ये एवोगैड्रो का लॉ है। किसका नाम लॉ है? एवोगैड्रोस लॉ। चलो ये एवोगैड्रो लॉ और देख लो एक बार। एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? ये कहता है वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। किसके? अच्छा, अगर नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इस नंबर ऑफ मोल्स को अब केमिस्ट्री में एन से लिखते थे, फिजिक्स में म्यू से लिख देंगे, परेशान मत होना, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं तो कोई कांस्टेंट आएगा। कौन है कांस्टेंट? एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ठीक, अब इधर आ जाओ। म्यू का मतलब क्या है? तो यहां से ये बात पता चल गई। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू T बाय T, तो PV इक्वल्स टू म्यू T। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो कोई कांस्टेंट आएगा। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, ठीक बात है बेटा, चले आगे। अच्छा, अब एक तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब यहां पर R है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देखो, ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.314। लेकिन इसकी यूनिट कैसे पता लगाएं? किस फॉर्म पे? दो तरीके की यूनिट है। ये देखो, 8.314 के साथ आता है पास्कल क्यूबिक मीटर पर केल्विन पर मोल। पास्कल क्यूबिक मीटर पर केल्विन पर मोल, ये कहां से आया बताऊंगा। बार लीटर पर केल्विन पर मोल के लिए, बार लीटर पर केल्विन पर मोल के लिए क्या लेंगे हम? 0.083। ठीक, ये आर की वैल्यू हो गई। आर की कोई और वैल्यू भी है? हाँ, जूल पर केल्विन पर मोल में फिर वही 8.314। जूल, इसको यहां से हटाना पड़ेगा। जूल पर केल्विन पर मोल। अच्छा, एक चीज तो ध्यान रहेगी कि इससे कोई परेशानी नहीं। अब इन यूनिट्स को बनाऊं कैसे? आइए, पास्कल की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में। देखो देखो, पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी का फॉर्मूला था, आर इज इक्वल्स टू पीवी बाय म्यू टी आ गया। पीवी इक्वल्स टू ये आ गया। अब प्रेशर की क्या वैल्यू रखे? अभी हमने पास्कल में देखा ना, 1.013 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, वॉल्यूम किस में देखा? क्यूबिक मीटर में। तो 22.4 इंटू
10 की पावर 3 क्यूबिक मीटर इंटू 10 की पावर -3। एक मिनट, -3 होगा बेटा, ठीक है। और म्यू की वैल्यू क्या लेंगे हम? म्यू तो मोल है, 1 मोल ले लो। टेम्परेचर कितना ले? 273 केल्विन, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास क्या क्या वैल्यू है? R इज इक्वल्स टू, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 8.314, कोई दिक्कत नहीं है। पास्कल ठीक है, क्यूबिक मीटर ठीक है, मोल ठीक है, केल्विन ठीक है, यही था। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? अब जरा ध्यान देना, मुझे इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। 1 लीटर में 10 की पावर -3, 1 लीटर में 10 की पावर -3 क्यूबिक मीटर, तो 1 क्यूबिक मीटर में 10 की पावर 3 लीटर, ठीक है। अच्छा, पास्कल 10 की पावर 5 पास्कल एक बार के बराबर होता है, ठीक है। 10 की पावर 5, तो एक पास्कल कितने के बराबर होगा? 10 की पावर -5 बार। ये सारी यूनिट मैं भी लिखूंगा क्योंकि ज्यादातर बच्चे परेशान रहते हैं इसमें, तो एक साथ लिख दूंगा, तो एक साथ दिख जाएगी आपको। और मोल और लीटर को मैं चेंज ही नहीं करा, आप पीछे सारी यूनिट देख लो, पर मोल पर लीटर को मैंने चेंज ही नहीं किया। अब ये क्या बना? R इज इक्वल्स टू 8.314 इंटू 10 की पावर -2 बार लीटर पर मोल पर केल्विन। खत्म कहानी। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने कभी? वर्क डन इक्वल्स टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, है ना। प्रेशर के लिए हम क्या यूज करते हैं? बार, और इसके लिए लीटर, या प्रेशर के लिए यूज कर सकते हो आप पास्कल, और इसके लिए क्यूबिक मीटर। लेकिन इसके लिए क्या यूज करोगे? तो क्या मैं बार लीटर की जगह या पास्कल क्यूबिक मीटर की जगह जूल लिख सकता हूँ? हाँ। R इज इक्वल्स टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अब याद रहेगा ये जूल कहां से आया? जूल प्रेशर और वॉल्यूम की जगह पे आया। कहां से आया? ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। इससे पता क्या होगा? आपको आर की वैल्यू याद हो जाएगी, आर के सारी पावर याद हो जाएगी, साथ के साथ आप आर किसी चेंज कर सकते हो भी याद हो जाएगा, वर्क डन भी याद हो जाएगा, अपने को रटना नहीं पड़ेगा। अब देखो यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन में पहली यूनिट कन्वर्जन क्या है? 1 लीटर होता है 10 की पावर -3 क्यूबिक मीटर और 10 की पावर 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। पहले बताओ क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके दिखाऊं या समझ गए? आप जानते हो सेंटी का मतलब 10 की पावर -2 होता है, कन्वर्ट कर लेते हो? बोलो। अब ये तो हो गया लीटर। अब दूसरी चीज क्या है बेटा आपकी? पास्कल। तो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है, इसे 1 बार भी कह सकते हो, 0.987 बार भी कह सकते हो, ज्यादा फर्क नहीं है ना। और ये इसके इक्वल होता है, आप इसको 1 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 5 और इसको अप्रोक्सीमेटली 1 बार कह सकते हो, ठीक है, कैलकुलेशन के बाद। कोई दिक्कत? यही बता रखा है मैंने आपको। और 76 सेंटीमीटर भी है। खत्म। यूनिट कन्वर्जन भी याद रहेगी। चलें आगे। अब हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले आ गए? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, P1 V1 वाले फॉर्मूले आ गए। अब देखो, ये पढ़ा है आपने फॉर्मूला कि पीवी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी, में जो म्यू आर है उसे हम के कांस्टेंट कह सकते हैं। क्या है के कांस्टेंट? तो इसकी मदद से आपको पता चलता है P1 अपॉन पी वी बाय टी इज इक्वल्स टू म्यू आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के। ये एक कांस्टेंट है। अच्छा, इसकी वैल्यू चेक करी भाई, म्यू और आर को मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू लगभग सेम ही रहती है, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या बनी? कांस्टेंट की वैल्यू बनी बोल्ट्जमान कांस्टेंट। और इसको हमने के की जगह क्या कहना चालू कर दिया? केबी।
के क्या बन गया आपका के बी। ठीक है, अच्छा अब पहले मुझे म्यू समझना है, ये म्यू क्या है? म्यू नंबर ऑफ मोल्स। केमिस्ट्री में कई बार देखा है इसको हमने, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में। गिवन मास अपॉन, क्या मैं इसको गिवन नंबर अपॉन मॉलिक्यूलर नंबर भी कह सकता हूं? जरा ध्यान देना, गिवन नंबर एन और ये मॉलिक्यूलर नंबर एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ठीक है, समझो। देखो अब ये जो म्यू है ना, इस म्यू को खोलो एन अपॉन में एन में। ठीक है, अभी जो लिखा था हमने पीवी अपॉन में टी इज इक्वल्स टू म्यू आर, इस म्यू को खोल दो आप एन अपॉन में एन ए। ठीक है, अब फिर वही कांस्टेंट के, अब पी वी एन चेंज हो सकता है, टी भी चेंज हो सकता है, पी चेंज हो सकता है, वी चेंज हो सकता है, एन चेंज हो सकता है, टी चेंज हो सकता है, चेंज क्या नहीं होगा आर अपॉन में एन ए। ये आर अपॉन में एन है आपका के बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, अब एक इस एक्सप्रेशन को पकड़ लो, एक इस एक्सप्रेशन को खोल दो, P1 V1 अपॉन में T1 मल्टीप्लाई में N1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन में T2 मल्टीप्लाई में N2। ये P1 V1 T1 क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। N क्या है? गिवन नंबर। N क्या है? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ठीक है, बोलो। ठीक है, तो ये एक टेम्परेचर के लिए, ये दूसरे टेम्परेचर के लिए। कंडीशन समझ में आ गई? P1 V1 अपॉन में T1 अपॉन मल्टीप्लाई में N1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन में T2 मल्टीप्लाई में N2। और हमारे पास बोल्ट्जमान कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बना? R इज इक्वल्स टू Na Kb। याद रहेगा? क्या Kb की वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। R की वैल्यू हम जानते हैं 8.314 और Na की वैल्यू जानते हैं 6.022 into 10 की पावर 23। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। चले आगे, चले बेटा, चलो। तो अब हमने किसकी बात कर ली है? तो पिछले सारे फॉर्मूलों में से अब तक सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, R इक्वल्स टू Na Kb। R इक्वल्स टू, ठीक है, तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट का एक नया फॉर्मूला मिल गया। और ठीक है, अब देखो यहां पर, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहां पर हमने क्या क्या चीजें देख ली है, ये देख लिया फॉर्मूला। ठीक है, अब प्रेशर की बात करेंगे हम। ठीक है, देखो अब मैं आपसे बात कर रहा हूं प्रेशर की। अब प्रेशर की बात कर रहे हैं हम, तो प्रेशर में हम आपसे बात कर रहे हैं कि प्रेशर का कौन सा फॉर्मूला लगा है। यहां पर हमने एक चैम्बर लिया, ठीक है, और उस चैम्बर में गैस के मॉलिक्यूल्स लिए। ये चैम्बर का एक एक्सिस है, चलो इसको एक्सिस को अलग बना के दिखाया था। ये देखो, ये आपका एक चैम्बर है। आप इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये है आपका जेड एक्सिस। ठीक, अच्छा, अब यहां पर एक पार्टिकल है, ये रहा पार्टिकल। अब वो पार्टिकल इधर जाता है और इधर जाता है, इधर जाता है Vx से, वापस जाता है माइनस Vx से, वो दीवार से टकराता है और वापस आता है। ठीक है, खत्म कहानी। अभी आपको ये जो डेरिवेशन है फ्रेम कैसे करनी है। एक पार्टिकल है, वो प्रेशर कितना लगा रहा है दीवार पे, ये निकालने के लिए मैंने सिर्फ एक चीज का पता लगाया, मोमेंटम का। तो मैंने आपसे कहा उसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ, P एक्स एक्सिस पे तो जा रहा है mvx। फाइनल मोमेंटम कितना हुआ,
इसको मैं पी आई बोल देता हूं, इसको पी एफ, ठीक है। माइनस एम वी एक्स, क्यों? क्योंकि वापस आ रहा है, टक्कर खा के वापस आ रहा है, टकरा के। तो चेंज इन प्रेशर कितना आया, या चेंज इन मोमेंटम कितना है, सॉरी प्रेशर बोल रहा हूं गलती से, चेंज इन मोमेंटम कितना आया? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, है ना, माइनस एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स, यानी कि माइनस टू एम वी एक्स, ठीक है। गलत है। अच्छा, ये कौन लगा रहा है? ये गैस का मॉलिक्यूल लगा रहा है वॉल पे। तो मोमेंटम अप्लाइड बाय वॉल, वॉल भी लगा रही होगी, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से तो बिल्कुल बराबर लगा रही होगी। तो वॉल पर ये लगा रहा है, ये वॉल इस पे लगा रही है, ठीक है। तो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है गैस का वॉल पर, हाँ। तो वो कितना है? 2 MVX। अच्छा, अब वो कहता है 2 MVX तो इसका प्रेशर हुआ। अब मैं लेट कर लेता हूं, लेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एन। कितने मॉलिक्यूल मैंने मान लिए? छोटा एन दिखा लो, बड़ा एन दिखा लो, एन मान ली। अच्छा, इन 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में? अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे गैस के? V क्यूबिक मीटर में, N इंटू वी। एन तो ठीक है, क्या मैं V को लिख सकता हूं एरिया इंटू लेंथ? बोलो। अच्छा, N ठीक है। ए एरिया इंटू लेंथ को लिख सकता हूं वेलोसिटी जो जाने की थी, Vx, और टाइम। अच्छा, जाने और आने दोनों को लिया था हमने, हाँ। तो यहां पर लेंथ में पूरी लूं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पे जो लेंथ है वो लेंथ पूरी नहीं, हाफ है। मतलब जाना है, टक्कर खा के वापस आना है ना। अच्छा, तो सिर्फ जाने जाने की लेंथ कितनी हुई, या आने आने की लेंथ कितनी हुई? हाफ। तो मैंने उसको हाफ कर दिया, L/2, L/2, तो वो 2 यहां पे भी आएगा। अब ये क्या है? ये तो नंबर है। तो टोटल मोमेंटम कितना हुआ? टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल्स, इसको मल्टीप्लाई कर दूं, टोटल मोमेंटम ऑफ गैस पार्टिकल्स कितना होगा? ये एन नंबर जो है आपका, एन ए बी एक्स T/2, मल्टीप्लाई में मोमेंटम कितना पीछे निकाला था अभी हमने? 2m bx। 2 से 2 तो कट जाएगा। n क्या है? नंबर। a क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। vx का तो स्क्वायर हो गया, t टाइम, ठीक है। और कुछ बचा है? m, ठीक है। अच्छा, मोमेंटम निकाल लिया आपने, आपको मोमेंटम निकालना है, आपको तो प्रेशर निकालना है, फोर्स निकालना जरा। वेरी गुड। फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है। यहां ऊपर टी दिखाई दे रहा है, ये टी डिफरेंशिएट होके खत्म हो जाएगा, dt/dt 1 बन जाएगा। तो f कितना आएगा? n a vx का स्क्वायर m dt/dt, ठीक है। फोर्स आ गया। अब प्रेशर क्या होता है? यहाँ आपको ऊपर एरिया भी दिख रहा होगा, इस एरिया को उठा के नीचे ले जाऊं, F/A, तो अपने आप क्या आएगा? n vx स्क्वायर m, ठीक है। n क्या है? नंबर है, ठीक है। अच्छा, और क्या बचा है बेटा? अगर मैं आपसे कहूं गैस का पार्टिकल 3D में घूम रहा है, तो उसकी जो Vx है उसके साथ साथ उसके पास Vy भी है और Vz भी है। इन सबको ऐड करूंगा, Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर प्लस Vz का स्क्वायर, तो आएगा एक टोटल भी, है ना। टोटल भी आएगा, वो होगा उसकी एवरेज वेलोसिटी। क्या होगी?
अच्छा ठीक है, मैंने आपसे कहा Vx जो है ना, Vx, Vy, Vz इन तीनों डायरेक्शन में ये एक ही वेलोसिटी से चल रहा हो तो आप ये कह सकते हो कि Vx का स्क्वायर प्लस Vx का स्क्वायर प्लस Vx का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो खाली एक Vx कितना हुआ है ना, ऊपर रखना है इस वैल्यू को, तो प्रेशर कितना आएगा 1/3 n, और क्या था m v बार, ये v मीन है का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं एक्स वाई जेड की बात नहीं कर रहा, मीन की बात कर रहा, ठीक है। 1/3 n m v बार। अच्छा ये क्या है, प्रेशर, क्या है, गलत है, ठीक है। अब एक चीज और देखो, फिर उसके बाद रिपीट करने का टाइम दूंगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर या काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। जरा देखना, अभी पीछे क्या लिखा था, P इज इक्वल्स टू 1/3 n m v स्क्वायर। इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी दिखाई दे रही है, हाफ एम बी स्क्वायर जहां जाता है वहां काइनेटिक एनर्जी आती है। ये बेटा बार ना बार बार माइनस लगता है, बार हटा रहा हूं, बार पता है ना तुम्हें, एवरेज है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो क्या होगा 2/3 ले लो एन, ठीक है। हाफ एम बी स्क्वायर दिख गया, किसके इक्वल है, पी के। एक और फॉर्मूला आ गया, क्या, प्रेशर इज इक्वल्स टू 2/3 एन मल्टीप्लाई में काइनेटिक एनर्जी। इसको भी संभाल के रखो। अगला मैं ये कह सकता हूं कि पीवी का एक फॉर्मूला मैं जानता हूं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, और पीवी यहां पर किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, 2/3 एन काइनेटिक एनर्जी। ये क्या करा है, कुछ नहीं करा, दोनों तरफ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब पीवी इक्वल्स टू 2/3 एन काइनेटिक एनर्जी वी, ठीक है या गलत है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान देना, अब पीवी तो म्यू आर टी होता है, क्या होता है, म्यू आर टी में म्यू क्या होता है, एन अपॉन एन ए आर टी। क्या इसको लिख सकते हो आप, एन तो ठीक है, आर अपॉन एन ए भी मैंने आपको बताया था, क्या कांस्टेंट, बोल्ट मास कांस्टेंट, ठीक है। देख लेते हैं फिर भी एक बार पीछे, आर अपॉन एन ए के भी, ठीक है। अब बारी आती है, पीवी बन गया एन के बी टी, ठीक है। इसको जरा इस इक्वेशन को इससे इक्वेट करना, ए को बी से, एन के बी टी इज इक्वल्स टू 2/3 एन काइनेटिक एनर्जी वॉल्यूम, ठीक है। क्या कट रहा है, एन से एन कट रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 kBT फॉर पर यूनिट वॉल्यूम। तो फॉर पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 kBT। तो यहां से आपको पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी गैसियस मॉलिक्यूल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस के मॉलिक्यूल्स तेज भागेंगे, ये बात ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी उनकी, ये बात किसके समझ नहीं आई, आ गई। अच्छा अब इसके बाद बारी आती है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। आपकी एनर्जी जो अभी 3/2 kBT आई थी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाफ kBT हाफ kBT हाफ kBT, एक एक्स एक्सिस के लिए, एक वाई एक्सिस के लिए, एक जेड एक्सिस के लिए, गलत है, नहीं बोल बोल, अच्छा ठीक है, हाफ kBT हाफ
केबीटी और हाफ केबी। ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? ये तो आप ये कह सकते हो जो आपका ई है वो है ई एक्स ई वाई प्लस ई जेड। ये तो 3D हो गई, ठीक है। ये कैसी एनर्जी है? लीनियर फॉर्म है। अच्छा, अब एक और चीज देखो, ई टोटल को क्या मैं लिख सकता हूँ? एक ई कोई 3D में लीनियर, एक रोटेशनल और एक वाइब्रेशनल। लीनियर फॉर्म में एनर्जी, मॉलिक्यूल इधर उधर आ जा रहा है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे। रोटेशन फॉर्म में एनर्जी कोई बताएगा? घूम रहा है तो कैसे? और वाइब्रेशन में टू एंड फ्रो। तो इसमें आएगा आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लीनियर में एक्स वाई जेड पे घूमेगा। वाइब्रेशन में क्या होगा? टू एंड फ्रो ऑसिलेशन। ठीक है, ठीक है। देखिए इसको एनसीईआरटी में देखते हैं आप। अच्छा, कोई तुमसे पूछे कि अगर रोटेशनल एनर्जी होगी तो कैसी होगी, जरा देखना। लीनियर तो ये रही, लीनियर आप हाफ एम बी स्क्वायर बोल सकते हो। और अभी क्या निकाली है? 3/2 केबीटी। और रोटेशनल में क्या होती थी, याद करो, हाफ आई, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कैसा होगा? या तो क्लॉकवाइज के लिए या एंटी क्लॉकवाइज के लिए। ठीक, बोलो। गुंजन बात ठीक है, दिया बात ठीक है, रुकमणी ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल भी हो गई, काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल में क्या करूंगी? तो वहां पर मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया, किसका? इसकी डिफरेंशिएटेड फॉर्म का। देखो एनसीईआरटी वही लिख रही है क्या? तभी लिखूंगा, नहीं तो नहीं। अब वाइब्रेशन को देखो आप, ये क्या है आपका? हाफ एम बी स्क्वायर। क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इसका ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म में लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? वी को क्या लिखूंगा? डी वाई बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी, कोई दिक्कत तो नहीं है? हो गया। अब इसके साथ ये क्या जोड़ा है, कोई बताएगा क्या है ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी या वाइब्रेट करती हुई चीज की पोटेंशियल एनर्जी? ये कैसी एनर्जी है? ठीक है, ये कैसी एनर्जी हो गई? टोटल। एक काम करो, उसको टोटल कर लो बेटा, टोटल रोटेशनल, टोटल काइनेटिक, टोटल पोटेंशियल। अब ठीक है, अब देखो तो आपकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वो कितना होगा? टोटल लीनियर प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। ठीक है, अब जरा देखो, अब टोटल एनर्जी समझ में आ गई। अब देखो ये क्या, अब जो पार्टिकल्स हैं या जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे हो सकते हैं? देखना जरा, ये कैसा मॉलिक्यूल है? मोनो एटॉमिक। ये कैसा मॉलिक्यूल है? डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक। तो ये मॉलिक्यूल्स इधर उधर कैसे भागेंगे? काइनेटिक एनर्जी मतलब भागना, भागेंगे तो उनमें कितनी फ्रीडम होगी, उसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको हम छोटे एफ से दिखाते हैं।
वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3n माइनस r। n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन गैस के मॉलिक्यूल में, और r क्या है? उनके बीच में रिलेशन क्या है। अब मोनोएटॉमिक के बात करूं मैं, तो अकेला एटम किसी से क्या रिलेशन बनाएगा? अगर कोई अकेला है क्या ही रिलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल आप कुछ समझ जाओ अकेला कौन है। डायटोमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी? अब इनके बीच में कितना रिलेशन है? एक बॉन्ड है। और अरे यहाँ पे N3 लिख दिया बेटा गलती से, 1। N कितना होगा? 2। डायटोमिक में N2 होगा ना, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? तो आप कह सकते हो 3 इंटू में 2 प्लस क्यों लिख रहा हूं मैं, माइनस करना है। कितना आया? 5। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई? 5। अच्छा, ट्राइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक में कितने रिलेशन हो सकते हैं? 2। देखते हैं, ट्राइएटॉमिक है, ठीक है, हाँ। और यहां पर n कितने हैं? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई? 3 इंटू n माइनस रिलेशन 7। अच्छा, अगर ऐसा हो तो क्या ये ट्राइएटॉमिक हो सकता है? तो रिलेशन 3 हो गए, n 3, तो f कितना हो गया? बात कर रहे हैं हम किसकी? हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी हम सी से दिखाते हैं। होता क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि हीट का कोई रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, तो आप कहोगे हाँ डायरेक्ट। ठीक है, गलत है। तो हीट जिसका रिलेशन टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने पे कांस्टेंट आता है सी। सही है या गलत है? तो हीट कैपेसिटी क्या बना आपका? Q बाय टी। अब हीट है तो एक तरीके की एनर्जी चेंज। हीट कैपेसिटी में हम इसको du बाय dt लिख सकते हैं। अब हम हीट कैपेसिटी कई तरीके की देखेंगे। एक Cp, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, एक बात सुनो, पीछे हमने क्या पढ़ा था? C इज इक्वल टू Q बाय टी या चेंज इन टी। अब मैं Cp की बात कर रहा हूं। Cp का मतलब क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मेरी बात सुनना, Cp क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर, और एक है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब मैं जो चीजें लिखूं मुझे बताना है, आपने पढ़ी है। एक फॉर्मूला था इंटरनल एनर्जी का। इंटरनल एनर्जी होती है U, ठीक है। एक होती है आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो होती है हीट, कब? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। एक होती है आपकी इंटरनल एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, वो क्या होते हैं? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये बात याद रहेगी, सारे बच्चे ध्यान देना एक बारी। तो आप जो कोई पूछे Cp क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, या फिर वही हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। और Cv क्या होती है? डेल्टा यू बाय डेल्टा टी। अब मेरी बात सुनो, आपके पास Cp है, Cv है, Cp है डेल्टा एच बाय डेल्टा टी, Cv है डेल्टा यू बाय डेल्टा टी, ठीक है। क्या Cp Cv के बीच में कोई रिलेशन है? Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। तो आप कह सकते हो अगर आपने Cv निकाल लिया ना तो Cp निकल जाएगा। Cp होगा हमेशा Cv प्लस R। चलो फिर Cp निकालते हैं। Cv इज इक्वल्स टू डेल्टा यू
बाय डेल्टा टी। ठीक ठीक। डेल्टा यू का मतलब क्या है? एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी। अभी इंटरनल एनर्जी हमने कोई टेम्परेचर के रिस्पेक्ट निकाली थी? हाँ निकाली थी। क्या? 3/2 केवीटी। क्या निकाली थी? अब आप कहोगे भैया 3/2 केवीटी ही लिखेंगे क्या? वो डिपेंड करता है, मोनो है, डाई है, ट्राई है। अच्छा, अब पहले सीपी का फॉर्मूला देखो। सीपी इक्वल टू डीयू बाय डीटी समझ में आ गया। अब सीवी क्या आएगा आपका? 3/2 केवी। ठीक, खत्म कहानी। फॉर 1 मोल, अगर मैं 1 मोल की बात करूं, बात तो समझना, 1 मोल की बात करूं तो यहां पर n कितने हो जाएंगे? एवोगैड्रो नंबर, उससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सीवी क्या हो जाएगा? 3/2 केबी मल्टीप्लाई में एवोगैड्रो नंबर। भाई पहले मैंने 1 मॉलिक्यूल के लिए निकाला था, अब कितने के लिए निकाला? 1 मोल मॉलिक्यूल्स के लिए। तो ये क्या बन चुका है आपका? 3/2 आर। क्या बन चुका है? 3/2 आर। गुंजन, सीवी अगर 3/2 आर है तो सीपी कितना होगा? पीछे एक फॉर्मूला दिया था, देखो। प्लस प्लस, ये तो 5/2 आर हो गया। गलत है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये कौन सी गैस है? मोनो एटॉमिक गैस। कौन सी गैस है ये? मोनो एटॉमिक गैस। अच्छा, मोनोटॉमिक गैस हुई 3/2 केबीटी। अब आप कहोगे मोनोटॉमिक गैस 3/2 केबीटी क्यों है? तो मैं ये लिख दूं ज्यादा अच्छा, यू होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई में हाफ केबी। और मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? अब क्लियर हुआ है 3/2 कहां से आया? समझो। और अगर डायटोमिक की बात करूं तो डायटोमिक में किस चीज का चेंज आएगा? अब जरा डायटोमिक के लिए देखना बेटा, मैं क्या क्या चीजें चेंज कर रहा हूं। देखो, डाई एटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस के लिए क्या करूंगा देखना। सीवी इक्वल्स टू डीयू बाय डीटी। यू कितना होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई में हाफ के बी टी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 5। हाँ बिल्कुल ठीक। तो यहां पर वैल्यू रखना बेटा 5। क्या चेंज आएगा? गलत है क्या? सीपी इक्वल टू 3/2 आर, ये बन जाएगा 5/2 और ऐड होकर। अच्छा, जैसे डाई के लिए करा वैसे ट्राई के लिए खुद कर लोगे? छोड़ दू? ट्राई एटॉमिक गैसेस और पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए एनसीईआरटी ने फॉर्मूले बना रखे, देखो। U is equals to 3/2 kBt plus 3/2 kBt plus F kBt मल्टीप्लाई में Na। इस फॉर्मूले को ध्यान रखो आप। यहां पर F क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या होगा? सही है गलत है? बुक दे। तो मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए, ये आपको लर्न करना है। फॉर पॉली एटॉमिक गैसेस, देखो U की वैल्यू क्या है यहां पर? 3/2 केबी टी। जो आगे के बाहर वाले Na से मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन जाएगा? R बन जाएगा। 3/RT, 3/2 फिर से केबीटी प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम F केबीटी। इस फॉर्मूले से अगर मैं निकालू तो सीवी क्या आएगा? 3 प्लस एफ। एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई में आर। और सीपी क्या आएगा? 4 प्लस एफ। और गामा क्या आएगा? सीपी बाय सीवी। ठीक है, मैंने गामा पीछे भी निकाला, यहां निकाल लो। सीपी बाय सीवी तो 7/5 और उससे पहले वाले में
Cp बाय Cv 5/3। अब याद करो 7/5 तो हमने यूज भी किया था डायटोमिक गैस का 1.4 गैस के लिए। कौन सी गैस? हमारी एयर के लिए। एयर में ज्यादातर डायटोमिक गैसेज होती है। कैसी गैसेज होती है? जैसे O2 और N2 का 99% वो होता है उनका, क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, रेशो। 99% तो उसका उसी का हिस्सा होता है। ठीक है। अच्छा, पॉलीटॉमिक गैस हो गई। अब बात कर रहे हैं हम सॉलिड के लिए। स्पेसिफिक हीट किसके लिए? फॉर, अब जरा ध्यान दो, अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल की बात करूं तो यहां पर एक चीज और आ जाती है, क्या? वाइब्रेशन। क्या आ जाती है? और वाइब्रेशन का मतलब क्या है? टू एंड फ्रो। ठीक है। अभी हमने यू निकाला था आपका 3/2 kBt निकाला था। ठीक है। अच्छा, अगर टू एंड फ्रो हो रहे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। वाइब्रेट करे ना, आ रही है या जा रही है, बात ठीक है बेटा। 2 क्या है मतलब समझ में आ गया? तो तुम कह सकते हो कि भैया हमें समझ में आ गया, यू होता है 3 kBt फॉर 1 मोल। फॉर 1 मोल ये कितना बन जाएगा? 3 kBt मल्टीप्लाई में Na हो जाएगा। ठीक है। और du बाई dt कितना आएगा आपका? du बाई dt मतलब Cv 3 kBt Na। इसको पूरा आर लिख लूं क्या? तो 3R आ जाएगा। और Cp कितना आ जाएगा? Cv प्लस R। ठीक है। और गामा कितना आ जाएगा? Cp बाय, आसान है। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे पानी की, तो ये तो सॉलिड का एक मॉलिक्यूल था। अब देखो, अब ये हो गया आपका वाटर के लिए। फॉर लिक्विड, लिक्विड भी कौन सा आपका? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं पानी की बात कर रहा हूं तो पानी तो ट्राई एटॉमिक है, ये भी वाइब्रेट करते हैं। हाँ, गैस नहीं है, ये भी वाइब्रेट करते हैं, तो एक दूसरे को टक्कर मारते हैं। तो अभी पीछे निकाला था मैंने हाफ 3/2 kBt, और 3/2 kBt को किससे मल्टीप्लाई किया था? 2 से, टू एंड फ्रो के लिए। अब किससे और मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 3 से। 3 किसके लिए? ट्राइएटॉमिक के लिए। तो ये आपका क्या बन गया पूरा? यू। तो यू कितना आ गया? 9 kBt। और एक मोल के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? तो बन गया 9RT। Cv कितना आएगा? du बाई dt यानी कि 9R। अब समझ में आ रहा है ना सीधा, क्योंकि बार बार याद धीरे धीरे कराऊं। Cp कितना आएगा? ठीक है, हो गया। कोई दिक्कत? अब देखो एक टॉपिक देखो, मीन फ्री पाथ। पहले मैं इसको समझाता हूं। मीन, मीन का मतलब होता है एवरेज। फ्री पाथ, जहां टक्कर ना हो, जहां कोलिजन ना हो। पहले आप इसको समझो, ये मॉलिक्यूल है, मैंने 3 मॉलिक्यूल ऐसे लिए जो बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए। ठीक है, देखना, ये गैस के मॉलिक्यूल है। ठीक है। अब यहां पर हम अगर इसको उठा के इधर रख दे तो ये, अब जरा ध्यान दो, देखो, अब यहां पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये देखो, ये इसको देखो, इसको देखो, और ये देखो, ये क्या है? जरा ध्यान देना, ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से लगाए गए हैं कि ये आपका डायमीटर है, ये पूरा।
ये पूरा डायमीटर है, ये पूरा भी डायमीटर है, ये पूरा भी डायमीटर है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो ये डायमीटर का हाफ है, यहां से लेके यहां तक, और ये भी डायमीटर का हाफ है, यानी कि रेडियस। तो क्या ये पूरा डायमीटर नहीं हो गया? तो ये जो पाथ है ना, तीनों जब ये मॉलिक्यूल चल रहे थे, तो तीनों मॉलिक्यूल्स में ये चीज पाथ का रेडियस है, लेकिन मॉलिक्यूल का डायमीटर है। इस रिलेशन को समझ गए? गुंजन, ये बात समझ में आई बेटा? मैं तेरे से कह रहा हूं कि तीन मॉलिक्यूल साथ साथ चल रहे, तो तूने कहा कि भैया तीनों मॉलिक्यूल साथ साथ चल रहे हैं ना, तो आधा, जब मैं इसका सर्कल बनाऊंगा इसके पाथ का, तो पाथ के सर्कल में आधा रेडियस, आधा डायमीटर इसका आएगा, आधा इसका आएगा, तो दोनों मिलके एक डायमीटर बन जाएंगे। ठीक है, पहले तो ये बात समझ ली। अब आ जाओ एनसीईआरटी क्या कहती है। ये देखो, क्या उसी तरीके का है ये? चलने में कितना टाइम लग रहा है उसको? v इंटू डेल्टा टी। चलने में कितना टाइम लग रहा है उसको? ये लेंथ हो गई। तो वो कह रहा है यहां से लेके यहां तक आने में उसको टाइम कितना लगा? v इंटू डेल्टा टी। तो ये लेंथ हो गई। अब वो कहता है अगर मैं v इंटू डेल्टा टी यानी कि लेंथ को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहां पर वॉल्यूम आ गया आपका। वॉल्यूम कितना है? एरिया इंटू लेंथ। अब वो कह रहा है वॉल्यूम इतना है, और फिर इसने उस एरिया को खोल दिया, ये रहा एरिया, पाई डी स्क्वायर। एन क्या है? वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसके अंदर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो पर यूनिट एरिया में कितना है, वो कितना है? एन इंटू में एरिया इंटू में लेंथ। ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है लेंथ ये है, एरिया ये है, पाई डी स्क्वायर। ठीक है। फॉर एन पार्टिकल्स के लिए हम एन इंटू वी लेंगे। एन इंटू वी मतलब एन इंटू एरिया इंटू लेंथ, यानी कि एन इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू लेंथ कितनी हमारी? वी इंटू डेल्टा टी। ठीक। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? रिलैक्सेशन टाइम की। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? जिसमें कोलिजन नहीं हुआ, जिसमें कोलिजन। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या निकल कर आया? 1। अब ये आपका रिलैक्सेशन टाइम आ गया। अब बात कर रहे हैं मीन फ्री पाथ की। मीन फ्री पाथ मतलब फिर वही जिसमें कोलिजन नहीं हुई। आप इसको लैम्डा से दिखा दो, एल से दिखा दो, जिस मर्जी से दिखा दो। मीन फ्री पाथ क्या होगा? डिस्टेंस जो भी उसने चला, वो होगा आपका वेलोसिटी। एक मिनट रुको। हाँ, जो डिस्टेंस चला वो क्या होगा आपका? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या बन गया आपका? वेलोसिटी मल्टीप्लाई में 1/n पाई डी स्क्वायर वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी। ठीक। तो ये आया आपका 1/n पाई डी स्क्वायर डेल्टा टी। ठीक है बेटा। अब मैं तेरे से कह रहा हूं कि ये पार्टिकल्स क्या हमेशा चिपक के ही चलते हैं? तूने कहा नहीं भैया, प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली क्या होगा? ये वैल्यू हो जाएगी √2n पाई डी स्क्वायर डेल्टा टी। ठीक है। तो ये था आपका मीन फ्री पाथ।